अध्याय 11। अभय का अपमान। नेहा सिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सिया, तुम सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें इतनी आसानी से डील मिल सकती है तो हमारी कंपनी बहुत पहले ही इस एग्रीमेंट को पा सकती थी। हमें बेवकूफ मत बनाओ। हमें पता है कि ये पेपर नकली हैं। तुम 30 करोड़ की डील कभी नहीं पा सकती। सिया नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, डियर कजिन, मैं सबको एक बात बताना भूल गई कि मैंने 30 करोड़ की नहीं बल्कि 60 करोड़ की डील की है। 60 करोड़ की डील! ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? सिया, तुम हमें और दादी को पागल समझती हो क्या? जो भी बोलोगी हम मान लेंगे। अभय ने सिया को ताना मारते हुए कहा। फिर वह सुमित्रा देवी की तरफ मुड़ा और बोला, दादी, बहुत हो गया। अब मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें सिया को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके। सुमित्रा देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से वह अपने दांत पीस रही थी। सिया उनसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? उन्हें पता था कि 30 करोड़ की डील आसान नहीं है, लेकिन सिया सिर्फ आधे घंटे बाद आकर कहती है कि उसने 60 करोड़ की डील की है। क्या वह हमें बेवकूफ समझती है? उन्होंने गुस्से से सिया से कहा, सिया, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। तुम हमें पागल नहीं बना सकती। यहां से निकल जाओ। कल मुझे तुम्हारा इस्तीफा मिल जाना चाहिए। सिया का मुंह उनकी बात सुनकर हैरानी से खुला रह गया। तभी वहां बैठे एक मेंबर ने कहा, अरे देखो, अग्रवाल बिल्डर्स की वेबसाइट पर खबर आई है कि उन्होंने सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 60 करोड़ की डील साइन की है। सबने जल्दी से अपने फोन निकालकर अग्रवाल बिल्डर्स की वेबसाइट चेक की। खबर पढ़कर उन्हें यकीन हो गया कि सिया सच बोल रही थी। अभय ये देखकर हैरान और पछतावे से भर गया। आज तक सिया का परिवार में दर्जा उससे कम था। अगर उसने पहले ये टास्क ले लिया होता और डील पाने में सफल होता तो आज सिया को जो तारीफ मिल रही थी वो उसे मिलती। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने हार के डर से इस काम को करने से मना किया था, लेकिन जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था वो आज सिया को मिलेगा। यह अभय के लिए एक तमाचे जैसा था। सुमित्रा देवी ने तुरंत एग्रीमेंट के कागज को हाथ में लिया और पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया सिया। सिया ने तुरंत कहा, यह सब सरिता मैडम ने किया है। वो सिंह परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। तभी अर्जुन बोला, अभय, तुम्हें हमारी शर्त याद है? यह सुनकर अभय का मुंह गुस्से से कसैला हो गया। वो शर्त कैसे भूल सकता था? शर्त के अनुसार हारने वाले को जीतने वाले के पैरों पर झुककर अपनी गलती माननी थी। सिया डील हासिल कर चुकी थी। इसका मतलब वो शर्त हार चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस लूजर के पैरों पर कभी नहीं गिरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभय अर्जुन को घूरते हुए बोला, अर्जुन, तुम्हारी औकात क्या है जो मैं तुम्हारे आगे झुकूं? तुम सिर्फ एक बेकार लड़के हो जिसकी शादी हमारे घर में हुई है। अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो। याद करो, जब हमने शर्त लगाई थी तो मैंने क्या कहा था कि अगर हारने वाले ने शर्त पूरी ना की तो क्या होगा? यह सुनकर सुमित्रा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अभय पर चिल्लाईं, तुम शर्त पूरा करने में समय क्यों लगा रहे हो? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? अभय डरते हुए बोला, नहीं नहीं दादी, इसकी बातों में मत आइए। यह सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता है और आपका मजाक बनाना चाहता है। अर्जुन तुरंत बोला, अभय, दादी को बेवकूफ मत बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि दादी मर जाएं? दादी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए। सुमित्रा देवी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह बोली, अभय, तुम्हें पता है कि मैं ईश्वर पर कितना विश्वास करती हूं और तुम भगवान की कसम तोड़ना चाहते हो। दादी! अभय डर गया। उसे समझ में आ गया कि दादी बहुत गुस्से में हैं। उसे हिचकिचाते देख सुमित्रा देवी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और बोली, अभय, तुम अपनी शर्त पूरी करोगे या नहीं? अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यदि शर्त के मुताबिक वह अर्जुन के आगे झुकता है तो उसका अपमान होगा जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं करता तो दादी उससे नाराज हो जाएंगी और सभी उसे नीची नजरों से देखेंगे। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ना चाहते हुए भी वो बोला, ठीक है, मैं शर्त पूरी करने को तैयार हूं।
अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह लंबे समय से अभय से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया था। आज उसे अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर करते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी। अभय भारी कदमों से चलते हुए धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और बेमन से उसके पैरों पर गिरते हुए बोला, आई एम सॉरी। क्या बोला तुमने? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने अपमान का घूंट पीते हुए अभय चिल्लाया, आई एम सॉरी। मुझे सिया की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए था। अभय के मन में बहुत गुस्सा भर चुका था। वो अर्जुन को मार देना चाहता था। इस दृश्य को देखकर सिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अचानक लगा कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बदल चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन में ये बदलाव आए कैसे। अध्याय 12, पार्टी का निमंत्रण। इतना अपमान सहने के बाद अभय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि सुमित्रा देवी अभी उससे निराश और गुस्सा हैं। वह उन्हें और नाराज नहीं करना चाहता था। सुमित्रा देवी ने अभय को झुककर अपनी गलती स्वीकार करते देख चैन की सांस ली। वह नहीं चाहती थीं कि उनका लाडला पोता उस निकम्मे अर्जुन के सामने झुके, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं सकती थी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, अभय, आज जो हुआ उससे सबक लेना। अगली बार बिना जीत की गारंटी मिले किसी से शर्त मत लगाना, और शर्त लगाओ तो परिवार को उसमें मत घसीटना। अभय ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, हां दादी, मैं याद रखूंगा। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसने गुस्से से अर्जुन को घूरा और मन में सोचा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने सामने झुकने पर मजबूर करने की? आज तेरी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। सुमित्रा देवी ने फिर सभी से कहा, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। सिया के कारण हमें यह प्रोजेक्ट मिला है। अब बैठने का समय नहीं है। सभी लोग काम पर लग जाएं। हमें इस अवसर का फायदा उठाकर अग्रवाल बिल्डर्स के साथ मजबूत साझेदारी बनानी होगी। लेकिन अर्जुन ने बीच में टोकते हुए कहा, दादी, क्योंकि सिया ने यह प्रोजेक्ट हासिल किया है, तो जैसा आपने कहा था, आपको अब सिया को सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर का पद दे देना चाहिए। सुमित्रा देवी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें अपनी बात याद थी। उन्होंने कहा था कि जो यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा उसे वे कंपनी का डायरेक्टर बना देंगी, लेकिन उन्हें सिया कभी पसंद नहीं थी और उसके पति अर्जुन से तो उन्हें नफरत थी। अर्जुन को देखते ही उनका गुस्सा बढ़ जाता था। अगर सिया को इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने सोचा। हालांकि तुरंत इस फैसले से पलटना जल्दबाजी होती, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं कि हम सिंह हवेली में एक शानदार पार्टी आयोजित करते हैं जहां शहर के सभी बड़े लोग शामिल होंगे। उसी पार्टी में मैं औपचारिक रूप से अग्रवाल बिल्डर्स के साथ हमारी साझेदारी की घोषणा करूंगी और उसी दौरान कंपनी के नए डायरेक्टर का नाम भी घोषित किया जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई और सिया भी दादी की बात पर भरोसा कर मुस्कुराने लगी। सुमित्रा देवी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक काम करो। सिया चहकते हुए बोली, हां दादी, बताइए क्या काम है? मैं चाहती हूं कि तुम अग्रवाल बिल्डर्स के चेयरमैन से बात करो और उन्हें कल की पार्टी के लिए आमंत्रित करो। थोड़ी देर चुप रहकर वे जोश में बोलीं, अगर चेयरमैन पार्टी में शामिल होते हैं तो हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग हमें गंभीरता से लेने लगेंगे। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, दादी, मैं चेयरमैन से नहीं बल्कि वाइस चेयरमैन से मिली थी। चेयरमैन से मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मैं उन्हें कैसे इनवाइट करूं? और क्या अभी पार्टी करना जरूरी है? अभी तो सिर्फ हमें एग्रीमेंट मिला है। और क्या, मैं पूरे शहर को बताना चाहती हूं कि अग्रवाल बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी को चुना है और अगर चेयरमैन नहीं आना चाहते तो वाइस चेयरमैन को इनवाइट कर लेना। उनका पद भी काफी ऊंचा है। अगर वे हमारी पार्टी में आ गए तो भी यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। यह सोचकर कि जिन कंपनियों ने अब तक सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया था वे अब उनके साथ काम करने के लिए आतुर होंगी, सुमित्रा देवी के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। सिया हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। कोशिश नहीं,
तुम्हें यह करना ही होगा, सुमित्रा देवी ने कड़े स्वर में कहा। सिया ने बेमन से सिर हिलाया और अर्जुन की ओर देखा। अगर चेयरमैन ने आने से इनकार कर दिया तो? अगर मिस अवनी भी तैयार नहीं हुई तो? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे पास मिस अवनी का नंबर है ना? उन्हें कॉल करो और पूछो, शायद वे मान जाए। सिया ने घबराते हुए अवनी का नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद फोन उठा और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस सिया। सिया ने घबराते हुए कहा, मिस अवनी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताइए, अवनी ने जवाब दिया। सिया ने मन ही मन अपनी बात दोहराई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मिस अवनी, क्या आप बता सकती हैं कि कल शाम चेयरमैन सर फ्री हैं? दरअसल हमने अग्रवाल बिल्डर्स के साथ डील की खुशी में एक पार्टी रखी है। हम चाहते हैं कि चेयरमैन सर और आप इस पार्टी में शामिल हों। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर अवनी बोली, मुझे माफ करें सिया, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पार्टी में आने का फैसला केवल मिस्टर मित्तल ले सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन मैं उनसे पूछ सकती हूं और आपको जवाब दे सकती हूं। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, सिया ने धीरे से कहा। अध्याय 13। सिया की जगह अभय बनेगा। चेयरमैन कॉल खत्म होने के बाद सिया बेसब्री से फोन हाथ में लिए स्वाति के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी अर्जुन का फोन बजा। उसने सोचा, यह जरूर स्वाति का कॉल होगा। उसने बिना हड़बड़ाए शांति से फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से स्वाति बोली, हेलो सर, कल शाम सिंह परिवार ने एक पार्टी रखी है। उन्होंने आपको भी आमंत्रित किया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? अर्जुन ने संक्षेप में जवाब दिया, अच्छा ठीक है, ओके बाय। फोन काटते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये बैंक के मार्केटिंग कॉल्स सच में बहुत परेशान करते हैं। सिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसे कॉल आई। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से स्वाति की आवाज आई, मिस सिया, हमारे चेयरमैन ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से चेयरमैन को भी थैंक्स कहिएगा। सिया हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चेयरमैन ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वह तुरंत सुमित्रा देवी के पास गई और उत्साह से बोली, दादी, अग्रवाल बिल्डर्स के चेयरमैन पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। सच में? सुमित्रा देवी खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को आदेश दिया, जल्दी जल्दी सब काम पर लग जाओ, हमारे पास बहुत कम समय है। जयपुर के सबसे आलीशान होटल को बुक कराओ। पार्टी में सबसे महंगी डिशेज और ड्रिंक्स होनी चाहिए। यह पार्टी इस साल की सबसे शानदार पार्टी होनी चाहिए। इसके बाद शहर की सभी बड़ी कंपनियों को कांटेक्ट करो और उन्हें इनवाइट करो। उन्हें यह भी बताओ कि इस पार्टी में अग्रवाल बिल्डर्स के चेयरमैन भी शामिल होंगे। इसके बाद पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सब लोग फोन कॉल करने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपने बिजनेस पार्टनर्स और जयपुर के नामी गिरामी लोगों को पार्टी के बारे में बता रहा था। पार्टी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई जान चुका था कि अग्रवाल बिल्डर्स के चेयरमैन इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सुमित्रा देवी लगातार फोन पर अनगिनत सवालों के जवाब दे रही थीं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह उत्साहपूर्वक सबको आदेश देती हैं, आज की मीटिंग खत्म होती है, जाओ सब लोग पार्टी की तैयारी करो। राजनीति का खेल इतना कहकर सुमित्रा देवी अपने ऑफिस में चली जाती हैं। अभय चारों तरफ बेशर्मी से देखते हुए उनके पीछे जाता है। दादी, क्या आप सच में सिया को कंपनी का डायरेक्टर बना देंगी? अभय अकेले में उनसे सीधे पूछता है। सुमित्रा देवी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में पूछती हैं, मैंने सिया से वादा किया है तो मुझे उसे डायरेक्टर बनाना ही होगा। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप सिया को डायरेक्टर नहीं बना सकती। क्यों? उसकी वजह से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उसका कंपनी में योगदान बहुत बड़ा है, वह इसका हकदार है। दादी, सिया को यह कॉन्ट्रैक्ट वर्मा परिवार के करण की वजह से मिला है। मुझे पता चला है कि करण कल उनके घर गया था और आज अग्रवाल बिल्डर्स ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। आपको नहीं लगता कि यह संयोग बड़ा अजीब है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर सिया कल रात करण के साथ थी। सुमित्रा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या यह सच है? अभय ने जोर देकर कहा। दादी,
यह सच है कि करण कल सिया के घर गया था। आप चाहें तो खुद सिया से पूछ लीजिए। वह आगे कहता है, दादी, सिया शादीशुदा है। अगर यह खबर बाहर फैल गई कि हमने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है तो हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग आपको नीची नजरों से देखेंगे। सुमित्रा देवी अभय की बातों में आ जाती है। उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उन्हें याद आया कि करण ने सिया को जन्मदिन पर 2-3 लाख रुपए का तोहफा भी दिया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि सिया को 60 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला था। अभय उन्हें और उकसाता है, दादी, अगर आपने इतनी बेशर्म लड़की को कंपनी का डायरेक्टर बनाया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपको इस समय ऐसे इंसान को डायरेक्टर बनाना चाहिए जो पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करे। सुमित्रा देवी ने सिर हिला दिया। उन्हें लगा कि सिया की जगह किसी और को डायरेक्टर बनाना होगा, नहीं तो उनकी साख खराब हो जाएगी। सच तो यह था कि वह खुद बहुत लालची थीं और उन्हें सिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। साथ ही उन्हें बेटों पर ज्यादा भरोसा था और वह नहीं चाहती थीं कि परिवार में सिया की ताकत और स्टेटस बढ़े। अभय की जीत उन्होंने अपना मन बना लिया और अभय की तरफ मुड़कर कहा, अभय, भविष्य में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। मेरी आज्ञा के बिना अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अभय तुरंत उनकी बात मानते हुए बोला, दादी, आप चिंता मत करो। आप जो भी कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं आपके लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। सुमित्रा देवी उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गईं। तो ठीक है, कल की पार्टी में मैं घोषणा करूंगी कि सिंह कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर तुम हो और तुम ही अग्रवाल बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट पर काम करोगे। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया या मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठा सकती हूं तो तुम्हें नीचे गिरा भी सकती हूं। अभय के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने जल्दी से कहा, दादी, चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। अध्याय 14। शादी की सालगिरह सिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज जब वह सिंह कॉरपोरेशन की बिल्डिंग से बाहर निकली तो उत्साह से भरी हुई थी। कल उसकी दादी सुमित्रा देवी उसे कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त करने वाली थीं। आखिरकार अब वह अपना सिर ऊंचा करके चल सकती थी। सिया अर्जुन की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अर्जुन, अगर तुम मेरा साथ न देते तो मैं कभी भी आगे आकर यह चैलेंज नहीं लेती। अर्जुन के चेहरे पर सिया की खुशी देखकर हल्की मुस्कान आ गई। डियर, तुम यह डिजर्व करती हो, उसने कहा और फिर दूसरी ओर देखने लगा। लेकिन एक पल बाद वह दोबारा सिया की ओर मुड़ा और बोला, यह पल कितना शानदार और खुशनुमा है। क्यों ना हम इस पल को सेलिब्रेट करें। तुम इसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो? सिया ने पूछा। हमारी शादी की 3री सालगिरह आने वाली है। क्यों ना हम उस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट करें। चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी कर लूंगा। बस तुम घर जाओ और आराम करो, अर्जुन ने जवाब दिया। सिया उसे हैरानी से देखने लगी। क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो? हाँ, और इस बार यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन इस खास दिन की तैयारी में लग गया। वह पहले भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन तब उसके पास पैसे नहीं थे। उस समय उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपनी पत्नी को गिफ्ट देने तक के पैसे उसके पास नहीं थे। लेकिन अब जब हालात बदल चुके थे तो वह सिया को हर खुशी देना चाहता था। अर्जुन ने सबसे पहले एक खूबसूरत ज्वेलरी सेट खरीदने का सोचा। वह जयपुर के सबसे आलीशान ज्वेलरी स्टोर स्टार जैम की ओर बढ़ा। स्टोर में घुसते ही वहां के सेल्समैन ने उसके पुराने कपड़ों और मामूली दिखने वाले जूतों पर गौर किया और मुंह बना लिया। लेकिन अर्जुन उनकी परवाह किए बिना पूरे स्टोर में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कांच के शोकेस में रखे एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट पर पड़ी, जिसमें नीलम का पत्थर जड़ा था। वह बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। अर्जुन को लगा कि यह पेंडेंट सिया के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। उसने एक सेल्समैन को बुलाया और कहा, मुझे यह पेंडेंट देखना है, इसे बाहर निकालो। सेल्समैन ने उसे घूरते हुए कहा, इस शोकेस की चाबी हमारे पास नहीं, मैनेजर के पास रहती है। फिर उसने अपनी मैनेजर को फोन लगाया। मैम, एक कस्टमर हमारे स्टोर में आया है जो हमारे सबसे कीमती आइटम को देखना चाहता है।
कुछ ही पलों में एक अति आकर्षक महिला जिसने काफी मेकअप कर रखा था तेजी से स्टोर में आई। वह स्टोर की सेल्स मैनेजर अवंतिका थी। कौन है वो कस्टमर जो हमारे एक्सक्लूसिव कलेक्शन को देखना चाहता है? उसने पूछा। सेल्समैन ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। वो रहे। अवंतिका की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने मन में सोचा, ये लूजर इतने महंगे गहने खरीदने की हैसियत रखता है, मजाक कर रहा होगा। वह सेल्समैन पर भड़क उठी। समीर, ये कैसा मजाक है? मैम, मैं सच कह रहा हूं, यही कस्टमर हैं जो उस पेंडेंट को देखना चाहते हैं। सेल्समैन ने सफाई दी। अवंतिका ने व्यंग्य से कहा, तुम यह कहना चाहते हो कि यह आदमी 2 करोड़ का नेकलेस खरीदने की हैसियत रखता है? सेल्समैन चुप हो गया, लेकिन अर्जुन की भौहें तन गईं। तुमने यह स्टोर गहने बेचने के लिए खोला है या लोगों की बेइज्जती करने के लिए? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। हम यहां सिर्फ एक्सक्लूसिव गेस्ट को सर्विस देते हैं, किसी आम आदमी को नहीं। अवंतिका ने घृणा से जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि मेरी हैसियत क्या है? अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। अवंतिका हंसते हुए बोली, यह नेकलेस 2 करोड़ रुपए का है। मुझे लगता है तुम इसे सिर्फ सेल्फी लेने के लिए देखना चाहते हो ताकि फेसबुक पर डाल सको। स्टोर में खड़े कुछ और ग्राहक भी अर्जुन को देखने लगे। यह आदमी मजाक कर रहा है क्या? किसी ने फुसफुसाकर कहा। इतने घटिया कपड़े पहनकर यह 2 करोड़ का गहना खरीदना चाहता है? लगता है सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए आया होगा। अर्जुन ने अवंतिका की आंखों में देखा, जो अहंकार से भरी खड़ी थी। मुझे तुम्हारी यह बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई, अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और धीरज वर्मा को कॉल किया। धीरज अंकल, मैं चाहता हूं कि आप अभी 2 करोड़ रुपए नकद लेकर 10 मिनट में स्टार जैम स्टोर पहुंचें। ठीक है छोटे साहब, मैं बस अभी आता हूं, धीरज वर्मा ने जवाब दिया। अवंतिका हंस पड़ी। वाह, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। 2 करोड़ रुपए कैश? मैं तो हैरान रह गई। मुझे उम्मीद है कि आज तुम्हारे कारण मुझे असली 2 करोड़ रुपए देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन अवंतिका को यह नहीं पता था कि अर्जुन सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, वह सच में इस स्टोर के सारे गहने खरीदने की हैसियत रखता था। अध्याय 15। 2 करोड़ नकद। अवनी यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह करण का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूं कि 2 करोड़ रुपए तुम कहां से लाते हो, और अगर तुम 2 करोड़ रुपए ना ला पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहां खड़े लोग करण को भला बुरा कहने लगते हैं। अरे भाई, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग चले आते हैं, हैसियत नहीं और चले हैं करोड़ों की ज्वेलरी खरीदने। लोगों की बातें सुनकर अवनी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसे पूरा यकीन था कि करण 2 करोड़ रुपए नहीं ला पाएगा और तब वह उसे सबके सामने बेइज्जत कर सकेगी। लेकिन 5 मिनट बाद ही कई रोल्स रॉयस कारें स्टार ज्वेल्स स्टोर के सामने आकर रुकती हैं। उनमें से 20 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स काले रंग के लेदर सूटकेस लेकर उतरते हैं। स्टोर में खड़ा हर व्यक्ति यह देखकर दंग रह जाता है। अवनी इन लोगों को स्टोर में आता देख चौंक जाती है। तभी एक कार से महेंद्र सिंह उतरते हैं। जैसे ही वे स्टोर में आते हैं, अवनी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन महेंद्र सिंह उसे अनदेखा कर सीधे करण की तरफ बढ़ जाते हैं। छोटे मालिक, मैं पैसे ले आया हूं, यह कहते हुए उन्होंने हाथ से इशारा किया। तुरंत सारे बॉडीगार्ड्स स्टोर के अंदर आते हैं, सूटकेस जमीन पर रखते हैं और उन्हें खोल देते हैं। वे सूटकेस पैसों से भरे हुए थे। लोग यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध थे। हे भगवान, ये लड़का तो सच कह रहा था। कुछ लोगों ने इस नज़ारे को अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए अपने फोन निकाले, लेकिन वे केवल करण की पीठ के पीछे की तस्वीर ही ले पाए। बॉडीगार्ड्स ने सभी को स्टोर से बाहर निकाल दिया। करण अवनी से कहता है, तुमने कहा था कि तुमने कभी इतने पैसे नहीं देखे, अब ये तुम्हारे सामने हैं, अच्छे से देख लो। अवनी हैरानी से हड़बड़ाते हुए बोली, जी मैं देख चुकी हूं। तभी करण जोर से कहते हैं, महेंद्र जी, मैं इस स्टोर के मैनेजर से अभी मिलना चाहता हूं। महेंद्र सिंह तुरंत फोन निकालते हैं और स्टोर के मैनेजर को कॉल लगाते हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, वे गुस्से में चिल्लाते हैं, सुन बे, मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूं।
मैं तुम्हारे स्टोर में खड़ा हूं। अगर तू 1 मिनट में यहां नहीं आया तो मैं स्टोर को जला दूंगा और तेरी टांगे भी तोड़ दूंगा। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। यह सुनकर अवनी का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और इतने ताकतवर कैसे हैं कि मैनेजर से इस तरह बात कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक 50 साल का मोटा आदमी भागते हुए आया। वह हांफते हुए महेंद्र सिंह के पास पहुंचा और बोला, सर, आप हमारे स्टोर में आए, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। काश आपने पहले बता दिया होता तो मैं खुद आपका स्वागत करने आता। महेंद्र सिंह ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तेरे स्टोर के लोगों की इतनी हिम्मत कि वो छोटे मालिक की बेइज्जती करें? तुझे जीना नहीं है क्या? मैनेजर का गाल सूज गया। वह दर्द से कराह उठा। जब उसने करण की तरफ देखा तो उसे करण एक आम इंसान जैसा लगा। लेकिन फिर महेंद्र सिंह की कही बात याद आई। वह तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद वह सेल्समैन की तरफ गुस्से से देखता है और गरजता है, जिसने छोटे मालिक को परेशान किया वो तुरंत मेरे सामने आए। सभी सेल्समैन डर के मारे अवनी की ओर देखने लगे। अवनी डर से पीछे हटने लगी, लेकिन मैनेजर ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेवकूफ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने छोटे मालिक की बेइज्जती की। अवनी जमीन पर गिर गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, सर, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं बेवकूफ थी, मैं अंधी थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैनेजर उसे बाल पकड़कर उठाता है और उसके मुंह पर घूंसा मारता है। अवनी के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवनी किसी तरह मैनेजर से बचकर भागती हुई करण के पास पहुंची और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी किसी को उसके पहनावे से जज नहीं करूंगी। करण उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है। मैनेजर जब अवनी को करण के पैर पकड़ते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। वह तुरंत गार्ड्स को आदेश देता है, इसे तुरंत स्टोर से बाहर निकाल दो। गार्ड्स अवनी के हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए स्टोर से बाहर ले जाते हैं। वह जोर जोर से रोते हुए माफी मांगती रहती है, लेकिन अब कोई उसे नहीं सुन रहा था। करण मैनेजर से कहता है, मैं अपनी वाइफ के लिए यह नेकलेस खरीदना चाहता हूं, इसे तुरंत पैक कर दो। मैनेजर जल्दी से सिर हिलाता है, सर, मैं यह अभी कराता हूं। करण अपना बैंक कार्ड निकालता है और भुगतान करने लगता है, लेकिन तभी मैनेजर कहता है, सर, अगर आपको यह नेकलेस पसंद है तो यह आपके लिए फ्री है, आपको इसका पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सख्ती से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ भी मुफ्त में दो। महेंद्र सिंह धीरे से करण से कहते हैं, सर, इसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए, नहीं तो यह रात भर सो नहीं पाएगा। करण थोड़ी देर सोचता है और फिर अनिच्छा से मान जाता है। मैनेजर राहत की सांस लेता है। 64 स्वप्न महल होटल। इसके बाद शिव नारायण जी अर्जुन से पूछते हैं, साहब, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? अर्जुन सिर हिलाकर मना कर देता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। यहां से बाहर निकलने का क्या कोई दूसरा रास्ता है? मैनेजर उसे ज्वेलरी का बॉक्स देते हुए पीछे गेट से बाहर जाने का रास्ता बता देता है। अर्जुन चुपचाप वहां से निकल जाता है। स्टोर के बाहर अभी भी लोग अर्जुन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो उस आदमी का वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते थे जिसे मैनेजर ने फ्री में करोड़ों का नेकलेस दिया था, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा था। कुछ लोगों ने स्टोर के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो वीडियो वायरल हो गया। फेसबुक पर वीडियो रिच मैन अद्भुत एलाइट नाम से शेयर हो रहा था। सब यही जानने में लग गए कि वीडियो में जो इंसान है वो कौन है। अच्छी बात यह थी कि जब ये वीडियो बन रही थी तो लोगों को बॉडीगार्ड्स ने स्टोर से बाहर भेज दिया था, इसलिए उस वीडियो में अर्जुन का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्वप्न महल होटल से निकलने के बाद अर्जुन तुरंत अपने घर नहीं गया। उसे याद आता है कि सिया और उसकी शादी जल्दी जल्दी कोर्ट में हुई थी। उनकी शादी में किसी तरह की रस्म नहीं हुई थी। सिया के दादाजी शादी के बाद एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी रखना चाहते थे,
लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिंह परिवार ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। इसलिए वेडिंग सेलिब्रेट करने का प्लान कभी बन ही नहीं पाया था। अर्जुन के पास अब मौका था अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करने का। उसके मन में सेलिब्रेट करने के लिए जो पहले वेन्यू का नाम आया वो था स्वप्न महल होटल, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा होटल था। वो दिल्ली का सबसे आलीशान होटल था। वहां वेडिंग सेलिब्रेट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। अर्जुन अब एक अरबपति था और एक बड़ी कंपनी का मालिक भी। उसे करोड़ों रुपए खर्च करने में अब कुछ सोचना नहीं था। उसके लिए अपनी बीवी को खुश करना ज्यादा जरूरी था। जल्दी ही अर्जुन स्वप्न महल होटल पहुंच जाता है हॉल बुक करने। लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि इस होटल में केवल कुछ खास मेंबर्स ही आ सकते थे। इस होटल में खाने, रात बिताने या फिर कोई इवेंट आयोजित करने के लिए मेंबरशिप लेना जरूरी था। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेवल थे, जिसके अलग अलग प्लान्स थे। आम सब्सक्राइबर केवल हॉल में खाना खा सकते थे और नॉर्मल रूम में रह सकते थे। सिल्वर मेंबर्स प्राइवेट रूम में डिनर कर सकते थे और डीलक्स रूम में रह सकते थे। गोल्ड मेंबर्स आलीशान हॉल में डिनर कर सकते थे और एक्सक्लूसिव कमरे में रह सकते थे। प्लेटिनम मेंबर्स टेरेस गार्डन में डिनर कर सकते थे। सबसे हाई मेंबरशिप प्लान डायमंड प्लान था, जिसमें मेंबर्स प्रेसिडेंशियल रूम में रह सकते थे और पूरे होटल को बुक कर सकते थे। जैसे ही अर्जुन होटल में जाने लगता है, कुछ काले कपड़े पहने लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। अर्जुन का पहनावा वहां आए दूसरे गेस्ट्स की तुलना में बहुत ही मामूली था, इसलिए गार्ड्स को लगा कि वो यहां सिर्फ फोटो खींचने आया है। अर्जुन एक गार्ड से कहता है, मुझे टेरेस गार्डन बुक करना है, मैं होटल के सुपरवाइजर से मिलना चाहता हूं। सर, आप बिना मेंबरशिप कार्ड दिखाए अंदर नहीं जा सकते। क्या मैं अभी सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं? अर्जुन ने गार्ड से पूछा। नहीं सर, आप बिना किसी बड़े आदमी के हवाले के यहां का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। अर्जुन का हताशा से मुंह बन गया। तभी उसे याद आया कि जब वो और सिया कॉलेज में थे तो उनकी एक क्लासमेट थी नेहा, जो इस होटल में काम करती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और नेहा को फोन करने लगा। उसने नेहा को सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनने के बाद नेहा कहती है, परेशान मत हो अर्जुन, मैं अभी वहां आती हूं। इतना कहने के बाद कॉल कट हो जाती है। अर्जुन फोन को जेब में रखते हुए सोचता है कि इतने साल से हम लोग नहीं मिले थे, लेकिन अभी भी हम लोगों के बीच की दोस्ती उसे याद है। भविष्य में वो नेहा की मदद जरूर करेगा। तभी वहां किसी की तीखी आवाज होटल के एंट्रेंस में सुनाई देती है, हेलो दोस्त। जब अर्जुन देखता है तो उसे होटल के एंट्रेंस से ऑफिशियल सूट पहने और भड़कीला मेकअप किए नेहा आती हुई दिखाई देती है। उसे अर्जुन देखकर हैरान रह जाता है। उसने अपने को इतना बदल लिया था कि अर्जुन उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। जैसे ही नेहा उसके पास आती है, गार्ड्स सिर झुका लेते हैं। हेलो मैम। अर्जुन हैरानी से नेहा से कहता है, क्या बात है नेहा, इतने साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। तुम इतने बड़े होटल में सुपरवाइजर बन गई हो, इट इज ग्रेट। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं तो बस इस होटल में एक मामूली कर्मचारी हूं। अर्जुन जोर देते हुए कहता है, तुम बहुत ही एक्सक्लूसिव हो नेहा। मैंने सुना है कि स्वप्न महल केवल बहुत काबिल लोगों को ही काम देता है। यू आर रियली ऑनसम। नेहा उसकी बात सुनकर हंस देती है। फिर वो अर्जुन के बगल में खड़े गार्ड से गुस्से से कहती है, क्या तुमने मेरे दोस्त को अंदर आने से रोका? गार्ड्स घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था कि ये आपके दोस्त हैं। इनके पास मेंबरशिप कार्ड भी नहीं था, हम तो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे थे। नेहा गुस्से में कहती है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि रूल्स सबके लिए नहीं होते। अर्जुन को लगा कि नेहा कहीं उसकी वजह से गार्ड्स को पनिश ना करे, इसलिए उसे रोकते हुए कहता है, नेहा, इन्हें मत डांटो, ये लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। नेहा अर्जुन को देखती है, फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो जोर से हंसती है और अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, डियर। चैप्टर 17, अर्जुन की बेइज्जती। अर्जुन उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है। तुम्हारा मतलब क्या है?
रितिका नफरत से मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है कि यह कोई ऐसा वैसा होटल है जहां तुम जैसा लूसर कभी भी आ सकता है? अर्जुन गुस्से से बोलता है। रितिका, तुम कहना क्या चाहती हो? रितिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मुझे कॉलेज के समय से ही तुमसे नफरत है। तुम जैसा फटीचर लड़का जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे कि मेरे साथ बैठने और दोस्ती करने की औकात कहां थी। वो तो मुझे असाइनमेंट पूरा करने में तुम्हारी मदद चाहिए होती थी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी, वरना मैं तुम्हें अपने आसपास आने भी ना देती। अर्जुन का चेहरा उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो चुका था। रितिका, मैंने कभी ना तो परेशान किया और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया, फिर इतनी नफरत क्यों? हां, मैं तुमसे नफरत करती हूं। तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। सबको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुमने सिया से शादी कर ली थी और उसके घर में रहने लगे थे। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम जैसे लूसर की मदद करूंगी? रितिका ने हद पार कर दी थी। अर्जुन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत फोन निकाला और धीरज वर्मा जी को कॉल किया। मैं 10 मिनट में स्वप्न महल होटल खरीदना चाहता हूं। धीरज वर्मा जी उनकी बात सुनकर तुरंत बोले, छोटे मालिक, स्वप्न महल होटल को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वप्न महल होटल मित्तल परिवार का है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, धीरज वर्मा जी हंसते हुए कहते हैं। स्वप्न महल होटल के मैनेजर का नंबर 98564 है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, वो आपकी मदद कर देगा। ठीक है, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर रितिका को अर्जुन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, तुम्हें तो कॉमेडियन होना चाहिए। हाँ, तुम स्वप्न महल होटल खरीदोगे, शक्ल देखी है अपनी। तुम सिर्फ अपनी बीवी के पैसों पर निर्भर हो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है और वो जल्दी ही तुम्हें तलाक देने वाली है। यह सुनकर अर्जुन आग बबूला हो जाता है। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता था, सिया की नहीं। तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी तुम्हारे मैनेजर को कॉल करके पूछता हूं कि यह कैसा होटल है जहां तुम जैसे गंदे मुंह वाले लोग काम करते हैं। अर्जुन मैनेजर को फोन लगाते हुए ठंडे स्वर में कहता है। रितिका गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हारी मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। गार्ड्स, ये आदमी यहां गेस्ट्स को परेशान कर रहा है, इसे इतना मारो कि इसकी मेरे सामने आने की हिम्मत ना हो। इतनी देर में कॉल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, कौन बोल रहा है? अर्जुन कड़क आवाज में कहता है, मैं अर्जुन मित्तल बोल रहा हूं। मैं स्वप्न महल के गेट पर खड़ा हूं। अगर तुम 2 मिनट में यहां नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। यह सुनते ही मैनेजर बुरी तरह से घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। सर, आप सच में अभी स्वप्न महल होटल में हो? मैनेजर कांपती आवाज में पूछता है। तुम्हारे पास अब 1 मिनट है। मैनेजर भागते हुए ऑफिस से बाहर आता है। वो फोन पर कहता है, 1 मिनट वेट कीजिए सर, मैं बस अभी आया। रितिका उसकी फोन पर हो रही बातें सुनकर हंस पड़ती है। अर्जुन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम इतनी अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर पटेल, जो इतने बड़े होटल के मैनेजर हैं और जिनके सामने किसी की ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होती, वो तुम्हारे कहने पर यहां आएंगे? अर्जुन उसे घूरते हुए कहता है, बस 30 सेकंड बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या नहीं। रितिका उसे नफरत से देखती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 30 सेकंड नहीं 3 मिनट देती हूं। अगर 3 मिनट बाद मिस्टर पटेल यहां नहीं पहुंचे तो ये गार्ड्स मेरे कहने पर तुम्हारा ये बकवास मुंह तोड़ देंगे। 20 सेकंड बाद एक 50 साल का आदमी काले रंग का टॉप ब्रांड का सूट पहने भागता हुआ आता दिखाई देता है। वो घबराया हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसका घबराना स्वाभाविक था। स्वप्न महल का मैनेजर बनने के बाद से उसे बहुत लोग जानने लगे थे। उसे मासूम था कि मित्तल परिवार के छोटे बेटे के साथ अगर उसके होटल में कुछ भी बुरा हुआ तो वो नहीं बचेगा। रितिका अर्जुन का और अपमान करना चाहती थी,
तभी उसने देखा कि गार्ड्स के चेहरे पीले पड़ गए थे और वो उसके पीछे डरते हुए देख रहे थे। रितिका पीछे मुड़कर देखती है कि होटल के गेट से मिस्टर पटेल उनकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रितिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अर्जुन को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये कैसे संभव है? मिस्टर पटेल घबराते हुए कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन मित्तल कौन है? सभी मैनेजर को हैरान होकर देखने लगते हैं। वो इंसान जिससे सभी घबराते थे, आज वो इतना घबरा हुआ था कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। अर्जुन ठंडी आवाज में कहता है, मैं हूं अर्जुन। मैनेजर तुरंत उनकी तरफ जाता है और उनके सामने सिर झुकाकर कहता है, यंग मास्टर। मिस्टर पटेल, कुछ बातें भीड़ में नहीं बोली जाती हैं, अर्जुन ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा। मैनेजर डर से कांपने लगा। उसे लगा कि आज वो एक बड़ी गलती करते करते बच गया। उसने मन में सोचा कि यंग मास्टर की पहचान बहुत ही गुप्त है और इसलिए उसने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आपका स्वप्न महल होटल में स्वागत है। चलिए हम लोग ऑफिस में चलकर बात करते हैं। रितिका को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सब कुछ उसके सामने हुआ था। वो सोचती है कि आखिर अर्जुन है कौन? उसके सामने इतना बड़ा मैनेजर भी भीगी बिल्ली बन गया। अगर इसने मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहा तो 24 अर्जुन का बदला। रितिका बनावटी मुस्कान लेकर अर्जुन के पास जाती है और कहती है, दोस्त, तुम्हारा स्वप्न महल होटल में स्वागत है। तुम्हें नहीं पता, तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। रितिका को लगा कि इसकी मीठी बातें सुनकर अर्जुन अपना गुस्सा भूल जाएगा और मैनेजर से उसकी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन को वो नहीं जानती थी, सिया पर वो जान छिड़कता था। कोई सिया की बेइज्जती करे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैनेजर ने जब रितिका की बात सुनी तो वो तुरंत चौंक कर बोला, क्या रितिका, तुम और मिस्टर अर्जुन कॉलेज के दोस्त हो? जी सर, रितिका हड़बड़ाते हुए कहती है। सर, अर्जुन हमारे क्लास के लीडर थे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन मेरे आने से पहले क्या तुम गार्ड से अर्जुन को कुछ मारने के लिए नहीं कह रही थी? रितिका के चेहरे का रंग उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर उसे पता होता कि मैनेजर उसकी सारी बातें सुन लेगा तो वह कभी यह नहीं कहती। तभी अर्जुन मैनेजर से कहता है, मिस्टर पटेल, यह मेरी दोस्त नहीं है। हम एक कॉलेज में पढ़ते जरूर थे, लेकिन हम कभी करीब नहीं थे। मैंने रितिका को यहां अपनी मदद के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे पास होटल का मेंबरशिप कार्ड नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों, बिना किसी वजह के यह मेरी और मेरे परिवार को बेइज्जती करने लगी। तुमने कैसे लोग रखे हैं जो गेस्ट्स की हेल्प करने की बजाय उनकी इंसल्ट करते हैं? मुझे लगता है कि इस होटल को तुरंत बंद कराना होगा। यह सुनकर मैनेजर डर से कांपने लगता है। अगर होटल बंद हो गया तो उसका क्या होगा? वह गुस्से से रितिका को देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रितिका डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर उसे एक लात मारकर दूर धकेल देता है। बेकार लड़की, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैनेजर गार्ड से कहता है, इसे इतना मारो कि इसका चेहरा देखने लायक ना रहे और पूरे शहर में यह फैला दो कि अगर किसी ने इसे नौकरी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रितिका बहुत डर गई। वह मैनेजर से भीख मांगते हुए कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैनेजर गुस्से से कहता है, माफ कर दूं? तुम किस मुंह से माफी मांग रही हो? जब तुम मिस्टर अर्जुन को नीचा दिखा रही थी तब तुम्हारा दिमाग कहां था? अगर आज ये ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार डालता। रितिका घुटनों के बल सरकते हुए अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, हम लोग एक ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं, इस नाते मुझे माफ कर दो प्लीज। अर्जुन उसे घूरते हुए कहता है, रितिका, अगर तुमने केवल मुझे बेइज्जती किया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी बीवी का मजाक उड़ाया, यह मैं कभी माफ नहीं कर सकता। यह सुनकर रितिका जमीन पर लेटकर अपनी बुरी किस्मत पर जोर जोर से रोने लगी। गार्ड्स उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। अर्जुन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इसके बाद वह मैनेजर से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैनेजर तुरंत कहता है,
ठीक है सर, हम लोग ऑफिस में बात करते हैं। जब अर्जुन मैनेजर के साथ ऑफिस में पहुंचता है तो बिना इधर उधर की बात किए सीधे मुद्दे की बात करता है। 2 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है। मैं उसे करने के लिए होटल के टेरेस गार्डन हॉल को बुक करना चाहता हूं। मैनेजर तुरंत कहता है, जी सर, मैं गार्डन आपके लिए बुक कर देता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि आगे से टेरेस गार्डन को आपके अलावा कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। अर्जुन नाराज होकर कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता हूं। साथ ही मैं यहां अपनी बीवी के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करना चाहता हूं। जरूर सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। होटल में सारी अरेंजमेंट करने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है और घर वापस जाने के लिए बस में चढ़ जाता है। उसने ध्यान दिया कि बस में बैठे सभी लोग अपने फोन में कोई वीडियो देख रहे थे। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि स्टार जैम स्टोर में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि उस वीडियो में जो आदमी था उसकी पहचान क्या है। बहुत सी लड़कियां उस अमीर आदमी से शादी के सपने तक देखने लगी थीं। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में वह इतना पॉपुलर हो जाएगा। जब उसने देखा कि वीडियो में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसने चैन की सांस ली। वह अभी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था। जब अर्जुन अपने ससुराल पहुंचता है तो वह वहां खुशी का माहौल पाता है। खुशी होती भी क्यों नहीं, सिया ने वर्मा बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और वह शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी की डायरेक्टर बनने वाली थी। इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिला था अपने आप को ऊपर उठाने का और शर्मा परिवार में अपना कद ऊंचा करने का। इसीलिए जब अर्जुन घर में घुसता है तो पहले की तरह ना तो उसे कोई गाली सुनने को मिलती है और ना ही उसकी कोई बेइज्जती होती है। अर्जुन की सास कमला मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। अर्जुन, आज मैं बहुत खुश हूं। भले ही तुम नाकारा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगी। आज तुम्हारे प्रोत्साहन की वजह से सिया ने यह मुकाम हासिल किया है, इसलिए मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं। अर्जुन उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता है। कमला आगे कहती है, आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी लोग आज बाहर खाना खाएंगे। सिया खुश होकर कहती है, मम्मी, हम लोग मूनराइज होटल चलते हैं। सुना है कि वहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। उसकी बात सुनकर कमला हैरानी से कहती है, मगर वह तो बहुत महंगा होटल है। सिया प्यार से अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, महंगा हुआ तो क्या मां, अब तुम्हारी बेटी डायरेक्टर बनने वाली है। एक डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है आपको पता भी है? 10 लाख रुपए। कमला खुशी से उछल पड़ती है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम भी बाकी शर्मा परिवार के सदस्यों की तरह एक आलीशान जिंदगी बताएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कमला सिया से कहती है, सिया, अब से हर महीने तुम मुझे अपनी सैलरी का 70% दे दिया करना। तुम लोग पैसे कैसे मैनेज करने चाहिए नहीं जानते, तुम लोग पूरी सैलरी खर्च कर दोगे। सिया कहती है, ठीक है मां, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप अब अर्जुन का अपमान नहीं करोगी। कमला मुंह बनाते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं अर्जुन को अब उतना नहीं डांटूंगी जितना पहले डांटती थी। उसकी बात सुनकर सब हंसी पड़ते हैं और सिया अपने सिर पर हाथ दे मारती है। 19 करण का झूठ एक तरफ। जहां सिया और उसका परिवार स्वप्न महल होटल डिनर करने के लिए जाता है तो दूसरी तरफ करण अपने ऑफिस में दुखी बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया को वर्मा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। उसे लगता था कि सिया के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन वो इतनी आसानी से मिल गया। तभी उसके पास अभय का कॉल आता है। अभय करण से चिढ़ते हुए बोलता है, अबे करण के बच्चे, तू हमारी दोस्ती को भूल गया। तूने सिया की मदद क्यों की? तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? करण गुस्से से कहता है, अभय, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई मदद नहीं की। अभय फिर से कहता है, करण, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा और सिया का अफेयर चल रहा है। करण को उसकी बात सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो अभय को क्या बताए, लेकिन वो सच बताकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। करण शर्माते हुए कहता है, अभय मेरे दोस्त, आखिर तेरी बहन का दिल मैंने जीत ही लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। ठीक है,
अभी तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। अभय हंसते हुए कहता है। करण हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भविष्य में तुम्हारा ध्यान जरूर रखूंगा। थोड़ी देर अभय से बात कर करण फोन काट देता है। तभी वहां उसके पापा महेंद्र सिंह आते हैं। वो घबराए हुए लग रहे थे। करण, हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। वर्मा ग्रुप ने हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर करण शॉक हो जाता है। उसे पता था कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत जरूरी थे। अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे तो उनकी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, पापा, मगर ये उन्होंने क्यों किया? आखिर चल क्या रहा है? उसके पापा परेशान होते हुए कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले कई दिन से मैं काम में इतना बिजी था कि मैं किसी से मिला ही नहीं। किसी को नाराज करने का तो सवाल ही नहीं होता। करण कुछ सोचते हुए कहता है, पापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्मा ग्रुप के नए चेयरमैन को हमारा काम पसंद नहीं आ रहा हो, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिए हों? महेंद्र सिंह सिर पकड़ते हुए झल्लाहट के साथ कहते हैं, मैंने मिस सुमित्रा से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चेयरमैन अभी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी महेंद्र सिंह को याद आता है, अरे याद आया, कल सिंह हवेली में पार्टी है ना, क्यों ना हम लोग उनसे मिलकर बात करने की कोशिश करें। करण तुरंत हां में सिर हिलाता है। अगला दिन आज सिंह परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक ही दिन में पूरे शहर में इस पार्टी की खबर फैल चुकी थी। इस पार्टी के लिए सभी ने बहुत तैयारी की थी। अर्जुन ने भी अपना सबसे महंगा सूट पहना हुआ था। वह भी उस पार्टी में शामिल होने के लिए सिंह हवेली पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, तभी वहां करण एक महंगी गाड़ी से उतरता है। जब करण की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते हैं। वह अर्जुन के सूट को देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। अर्जुन, आज के दिन तो कोई ढंग का सूट पहन लेते, ये कौन सा सड़क से खरीद कर सूट पहना हुआ है? अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या मतलब? करण के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। तुमसे भले ही मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी से तो है। करण ने यह बात ऊंची आवाज में बोली थी, जिसके कारण वहां खड़े सभी गेस्ट्स को उसकी बात सुनाई दे जाती है। सब कान लगाकर उनकी बात सुनने लगते हैं। अर्जुन उसे घूरते हुए पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भीड़ को अपनी तरफ आते देख करण तेज आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिया को इतनी आसानी से वर्मा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? अर्जुन से कड़क आवाज में कहता है, शायद तुम्हें पता होगा। करण के चेहरे पर घमंड था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। और तुम्हें एक राज बताऊं, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी पत्नी अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हम लोग कल पूरी रात साथ में थे। एक तुम्हें सलाह देता हूं, अगर तुम में थोड़ी भी शर्म है तो सिया को जल्द से जल्द तलाक दे दो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। वहां खड़े लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। उन्हें पहले केवल शक था कि सिया को कॉन्ट्रैक्ट करण की वजह से मिला है, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था। तुम्हारी वजह से, यह कहकर अर्जुन डरावने ढंग से हंसने लगता है। तुम होते कौन हो? करण अर्जुन को तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, अर्जुन, कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी को मदद मांगने दूसरों के पास जाना पड़ता है। तुम में शर्म भी नहीं आती? तुम सिया के लायक नहीं हो। तुम सिया को छू क्यों नहीं देते ताकि वह मुझ जैसे इंसान से शादी कर सके जो उसके लायक है? अर्जुन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बकवास करने की? अगर तुमने अभी सबके सामने सिया से माफी नहीं मांगी और अपने शब्द वापस नहीं लिए, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा नामो निशान इस शहर से खत्म हो जाएगा। 20 राठौड़ परिवार की बर्बादी। अभिषेक और रोहन के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो लोग अभिषेक की बात सुनकर हैरान थे। अभिषेक की बात सुनकर रोहन की तो हंसी छूट पड़ी। अच्छा मजाक है, आखिर तुम हो क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम हमारे बिजनेस और परिवार को बर्बाद कर सकते हो?
रोहन हंसते हुए अभिषेक की तरफ नफरत से घूर रहा था। उसे अभिषेक की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है कि हमारी कंपनी की कीमत क्या है? मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि तुम हमें बर्बाद कैसे करोगे। अभिषेक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो रोहन को ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी जोकर को देख रहा हो। तभी उसने अपना फोन निकाला और स्वाति जी को फोन लगाया। 3 मिनट में राठौड़ परिवार का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए। नामो निशान भी इस शहर में नहीं रहना चाहिए। रोहन उसकी बात सुनकर चौंक गया। 3 मिनट में करोड़ों की कंपनी को बर्बाद करना असंभव था। रोहन अभिषेक को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे झूठ को सच मान लेंगे? तुम क्या कोई अरबपति हो जिसके आगे पीछे लोग ऑर्डर मानने के लिए घूमते रहते हैं? रोहन ठंडी आवाज में कहता है, तू एक लूजर है और जिंदगी भर लूजर रहेगा। बकवास करने से झूठ सच नहीं हो जाता। फिर भी मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूं। पहला, या तो तुम घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफी मांगो और सिया से अलग हो जाओ, या फिर मैं किसी को बुलाकर तुम्हें मार मार कर अधमरा कर देता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी बीवी मेरी बाहों में आकर कितनी खुश हो जाती है। बोल, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं। अभिषेक भी अपनी घड़ी पर नजर डालता है और कहता है, तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। क्या तुम अपना बिजनेस बचाना नहीं चाहते? बकवास बंद कर, रोहन चिल्लाते हुए कहता है। बस 30 सेकंड और फिर मैंने तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करोगे। यह कहकर वो अपने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। वो आज अभिषेक की बुरी तरह से धुनाई करना चाहता था। तभी वहां फोन की घंटी बजती है। रोहन हैरान था कि इस समय उसे कौन फोन कर रहा है। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे अपने पापा का नाम दिखाई दिया। वो एक्साइटेड होकर फोन उठाता है और बोलता है, डैड, मैं होटल पहुंच चुका हूं। आप कहां हो? दूसरी तरफ से रोहन के डैड गुस्से से गरजते हुए कहते हैं, नालायक, अभी बार तूने क्या हरकत की है? हम बर्बाद हो गए। हमारे सारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे शेयर्स की कीमत 80% कम हो गई है। तूने किसे गुस्सा दिलाया है? फोन पर अभी भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बैंक से कुछ लोग आए थे। वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द सारा लोन चुका दें। इतना ही नहीं, हमारे पार्टनर्स हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। रोहन का चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। उसके माथे से डर के मारे पसीना बहने लगा। हम लोग बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। रोहन ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे फोन पर आवाज आई, मिस्टर राठौड़, हमें इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। हम आपको इनकम टैक्स की चोरी के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। रोहन के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। रोहन भी अभिषेक के आगे जमीन पर गिर जाता है। रोहन अभिषेक की तरफ डरते हुए देखता है और कांपती आवाज में पूछता है, ये तुमने ही किया है ना? आखिर तुम हो कौन? वहां खड़े लोग इस सीन को देखकर भौंचक्के रह गए। सबके मन में यही सवाल था, आखिर हो क्या रहा है? अभिषेक रोहन की तरफ देखता है और उसकी तरफ झुककर धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। तभी वहां रोहन के गिड़गिड़ाने की आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। मेरे और सिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने तो उसकी प्रोजेक्ट पाने में कोई भी मदद नहीं की। मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए यह झूठ बोला था। प्लीज, मुझे और मेरे परिवार को बचा लो। इतना कहकर रोहन अपना सिर जमीन पर पीटने लगता है और अभिषेक से माफी मांगने लगता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस अभिषेक को वो एक लूजर समझता था, उसके पास इतनी ताकत और प्रभाव था कि वो कुछ मिनटों में किसी कंपनी को बर्बाद कर सकता था। रोहन की ऐसी हालत देखकर भी अभिषेक ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कम से कम इतनी खैर मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, वरना आज तुम और तुम्हारे परिवार के सभी लोगों का इस दुनिया में आखिरी दिन होता। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अभिषेक ठंडी आवाज में अपनी बात आगे कहता है, चलो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। तुमने स्टार जैम स्टोर वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। उसमें जो अमीर आदमी था वो मैं ही हूं।
लेकिन अगर मेरी पहचान तुमने किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। रोहन के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन वो एक बार और कोशिश करना चाहता था। उसने देखा कि अभिषेक शर्मा मेंशन के अंदर जा चुका है, तो वो भी भागते हुए उसके पीछे पीछे अंदर हॉल में पहुंच जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ती है। वो तेजी से सिया के कदमों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थीं। प्लीज मुझे बचा लो। रोहन को इस हालत में देख सिया हक्की बक्की रह जाती है। वो अपने कदम तेजी से पीछे करती है और लड़खड़ा जाती है। तभी पीछे से आकर कोई उसे संभाल लेता है। जब सिया पीछे मुड़कर उस शख्स को देखती है जिसने उसे बाहों में लिया हुआ था, तो वो कोई और नहीं अभिषेक था। सिया अभिषेक से पूछती है, इसे क्या हुआ? अभिषेक रोहन को गुस्से से देखते हुए जवाब देता है, लगता है इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सिया कभी अपने पति के इतने पास नहीं आई थी। आज अभिषेक ने उसे पहली बार बाहों में लिया था, वो भी सबके सामने। शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो खुद को अभिषेक से अलग करती है और धीरे से नजरें झुकाकर कहती है, मैं गेस्ट्स का स्वागत